हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप सब जन अच्छे रहेंगे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यही एक्ट में या यही पीपीटी में मैं आपको बेयर एक्ट कैसे रीड करना है इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। बेयर एक्ट कैसे रीड करना है इसके रिगार्डिंग पार्ट 2 में मैं आपको एक ब्रीफ इसके ऊपर मैं पीपीटी बनाऊंगा या लेक्चर दूंगा कि आपको बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, बेयर एक्ट का ड्राफ्टिंग में आपको कैसे हेल्पफुल होता है, और बेयर एक्ट हार्ड कॉपी पढ़ना चाहिए या सॉफ्ट कॉपी पढ़ना चाहिए। बिकॉज जो बेयर एक्ट है वो ओरिजिनल लॉ है विच इज़ मेड बाय द लेजिस्लेचर, और वहाँ पे कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं होता है। जब हम लोग रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो रेफरेंस बुक में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरेशन होते हैं, जहाँ से हमको लॉ का इंटरप्रिटेशन करने के लिए डिफ़िकल्टीज होती है। लेकिन अगर हम बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो बेयर एक्ट में जो ऐसे लॉ होते हैं जो एज इट इज़ पार्लियामेंट में पास हुए हैं और वही लॉज उन्होंने प्रिंट किए हैं। उसका भी बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है इसके रिगार्डिंग यही पीपीटी में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। ओके, तो देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओवरव्यू सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक, कि इसके इंडेक्स में कौन से सेक्शंस है और उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये बेसिकली हमारे 6 पार्ट में डिवाइडेड है। तो 6 पार्ट है बेसिकली, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन 2। सेक्शन फर्स्ट तो हमारा एक्सटेंशन के रिगार्डिंग होता है, सेक्शन 2 हमारा इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग होता है जिसको हम लोग डेफिनेशन क्लॉज भी बोलते हैं। तो ये दो सेक्शंस छोड़ के जहाँ से हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है वहाँ से हमारे चैप्टर्स भी स्टार्ट होते हैं या पार्ट भी स्टार्ट होते हैं। वैसे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 6 चैप्टर्स है। 6 चैप्टर के जो अलॉटेड सेक्शंस है वहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। जब 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था उसके साथ में 9 और एक्ट पब्लिश हुए थे 1872 के ईयर में। उसके रिगार्डिंग हमारे पास में 2 डेट होते हैं हर एक लॉ में, एक डेट ऑफ एसेंट होता है, दूसरा डेट ऑफ एनफोर्सेबल होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि 25 अप्रैल 1872 को ये लॉ को एसेंट हुआ। उसके बाद में हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे। प्रियम्बल और ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। प्रियम्बल और ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट जब भी हम लोग पढ़ते हैं वहाँ से हमको पता चलता है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए। यहाँ से बहुत बड़े बड़े वकील्स होते हैं जो लीडिंग प्रैक्टिशनर है, वो प्रियम्बल और ऑब्जेक्ट को लेके अपना ड्राफ्टिंग है वो आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद में आता है सेक्शन 1 जो मैंने बोला था वो शॉर्ट टाइटल है जहाँ पे अपना एक्ट है उसका नाम दिया रहता है। उसके बाद में जो हमारा ये एक्ट कब एनफोर्स में आया है उसका भी डेट सेक्शन फर्स्ट में ही होता है। उसके बाद ये एक्ट हमारा कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, तो ये अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है विच इज़ एप्लीकेबल टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में आया हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 को हम लोग डेफिनेशन क्लॉज भी बोलेंगे, नहीं तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोलेंगे। वहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस है जैसे कि प्रपोजल है, प्रॉमिस है, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी है, कंसिडरेशन है, अग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, ये सब कुछ जो डेफिनेशन दिए हैं सेक्शन 2 में दिए है। तो ये डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप ये डेफिनेशन भी मेमोराइज करते हैं तो यह डेफिनेशन सेक्शन 2 है हमारा इंट्रोडक्शन है। हमारे रिमेनिंग एक्ट के जो प्रोविजंस है वो प्रोविजन का अगर आप इंट्रोडक्शन देखना चाहोगे तो वो इंट्रोडक्शन हमको डेफिनेशन क्लॉज में मिलता है। वही डेफिनेशन के जो डीप प्रोविजन है हमारे रिमेनिंग एक्ट में मिलते हैं या रिमेनिंग चैप्टर्स में मिलते हैं। जैसे कि हम लोग प्रपोजल की बात करेंगे फॉर एग्जांपल, तो प्रपोजल क्या है। प्रपोजल ये प्राइमरी स्टेज है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। विदाउट प्रपोजल कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में दिया है, तो वहाँ से हमारा कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट क्या होगा, डेवलप होते जाएगा। तो इसके वजह से आपको सेक्शन 2 है वो मेमोराइज करना कंपलसरी है। अगर आप सेक्शन 2 मेमोराइज करते हो इसके रिगार्डिंग आपका ड्राफ्टिंग स्किल है,
आपका इंटरप्रिटेशन स्किल है और आपका लीगल नॉलेज है वो भी साउंड हो जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ओके, इसके बाद में देखते हैं हम लोग कि चैप्टर फर्स्ट क्या है। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट जैसे हम लोगों ने देखा कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जब करते हैं तो प्राइमरी स्टेज क्या रहेगा, हमारा प्रपोजल रहेगा। तो प्रपोजल को कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए या कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए, कम्युनिकेट हमारा कब कंप्लीट होगा, हमारा कम्युनिकेशन कब रिवोक होगा, और कम्युनिकेशन जब करते हैं तो वहाँ पे कुछ कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं या जब एक्सेप्ट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ या वहाँ पे कुछ कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं क्या, इसके रिगार्डिंग हमारा चैप्टर फर्स्ट है। उसके बाद में आता है चैप्टर सेकेंड। चैप्टर सेकेंड में जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो कौन सा कब वॉइड हो जाता है, कब वॉइडेबल होता है और कब कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड होता है, इसके रिगार्डिंग हमारा चैप्टर सेकेंड है। तो चैप्टर सेकेंड में बेसिकली वॉइडेबल एंड वॉइड अग्रीमेंट के रिगार्डिंग बात की है। वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है या कौन से कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, इसके रिगार्डिंग जो डीप प्रोविजंस दिए वो चैप्टर सेकंड में है। कि जैसे कि अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो सेक्शन 10 में दिया है। कॉन्ट्रैक्ट में कौन से पार्टी कॉम्पिटेंट है, जैसे कि मेजर है, साउंड माइंड है, और जिस पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है वो पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद में बहुत सारे प्रोविजंस है। सेक्शन 13 में कंसेंट दिया है, जो भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जैसे प्रोमिसर एंड प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों का भी कंसेंट चाहिए, वो भी कंसेंट विथ फ्री कंसेंट। दोनों के जब कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो सेम थिंग एंड सेम सेंस होना चाहिए या उन लोगों का मीटिंग ऑफ द माइंड होना चाहिए, तो भी वो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई भी पर्सन ये 5 एलिमेंट्स लेके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए। कौन से 5 एलिमेंट्स, जो सेक्शन 14 में दिए हैं, सॉरी सेक्शन 15 में दिया है कोवर्शन, 16 अंडर इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, 18 19 और सेक्शन 20 में दिया है मिस्टेक। ओके, ये 5 एलिमेंट से कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए। और तो अगर विथ 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स लेके कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस वॉइडेबल रहेगा या वॉइड रहेगा, जो आपको बेयर एक्ट के प्रोविजंस में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आता है वॉइड अग्रीमेंट। जब हमारा अग्रीमेंट कब वॉइड होता है, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस और देयर आर सर्टेन प्रोविजंस टू बिकम अ वॉइड अग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों भी अनलॉफुल है, हमारा अग्रीमेंट वॉइड होगा। अग्रीमेंट तो किया हम लोगों ने, लेकिन अग्रीमेंट करने के टाइम पे हम लोगों ने क्या नहीं दिया, उसको प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं दिया, अग्रीमेंट वॉइड। किसी को शादी करने से हम लोग रोक रहे, किसी को ट्रेड या बिजनेस ऑक्यूपेशन करने से हम लोग रोक रहे, लीगल प्रोसीडिंग लेने के लिए किसी पर्सन को हम लोग प्रिवेंट कर रहे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो अनसर्टेन है या वेगर भी एक पॉइंट है, ये सब कुछ सर्कमस्टेंसेस में हमारा अग्रीमेंट कैसे रहेगा, वॉइड रहेगा। उसके बाद में आते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 में दिया है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब आप पूछोगे ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में होने वाले हैपनिंग और नॉन हैपनिंग सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट है वो हैपनिंग वाला ही इवेंट रहना चाहिए, वो होने वाला ही इवेंट होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए है सेक्शन 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। ऐसे कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए जहाँ पे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, कब वॉइड होगा या कब वॉइडेबल होगा, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस में बताया गया। उसके बाद में आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दिया। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कब रिफ्यूजल करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस है। और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, प्रोमिसर एंड प्रोमिस, उनके ऊपर में कौन से ऑब्लिगेशंस है, इसके रिगार्डिंग चैप्टर 4 में बताया गया। उसके बाद में सेम चैप्टर 4 है,
वो आगे एक्सटेंड होता है कि आगे जब चैप्टर 4 में दिया है, जब कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस करना है वो कब कंपलसरी हो जाता है, किसका लाइबिलिटीज प्राइमरी है, किसका लाइबिलिटीज सेकेंडरी है, या जॉइंट लाइबिलिटीज है तो उनके राइट्स ड्यूटीज़ क्या है, उसके रिगार्डिंग सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 45 तक दिए हैं। उसके बाद में आता है जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है या एक्सेप्टेंस करना है, रिवोकेशन करना है, या उसके रिगार्डिंग जो मेथड्स दिए हैं, ओके, वो मेथड्स हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पर्सन अग्रीमेंट का जब एक्सेप्टेंस देते हैं तो एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग टाइम, डेट, प्लेस, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब कुछ उन्होंने क्या किए, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए। हमको वही मीन्स क्या करना है, सूटेबल मीन्स हमको कॉन्ट्रैक्ट के कम्युनिकेशन और रिवोकेशन के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के साथ में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो पर्सन ने हमारा जो एक्सेप्टेंस है, ओके, वो मेल पे बोला है कि आपको अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है तो आप मुझे, मैं अग्री हूँ, ऐसा एक मेल ड्राफ्ट करके भेजना है मुझे। वो पर्सन ने ऐसे बोला है तो उन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन का यहाँ पे मोड है या मीन्स है मेल, ये उन्होंने डिफाइन किया है। तो हमको कॉन्ट्रैक्ट का कम्युनिकेशन किसके द्वारा करना चाहिए, मेल के द्वारा करना चाहिए। किसी पर्सन ने ऐसे बोला है कि आप लेटर लिख के मुझे आपका कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन देना, हमको लेटर ही लिखना चाहिए। वहाँ पे टेलीफोन करते हैं या व्हाट्सएप करते तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक और रीजनेबल टाइम में ही हमको क्या करना है, उनका एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन कम्युनिकेट करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग हमारा ये चैप्टर है सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 50 तक। उसके बाद में आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब यहाँ पे डिफिकल्टीज है कि ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या, ये क्वेश्चन आ गया रहेगा। प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक कोई भी पर्सन, हम जब भी हम किसी भी पर्सन को प्रॉमिस देते हैं तो प्रॉमिस के बदले में वो पर्सन हमको रेसिप्रोकल प्रॉमिस देता है। ओके, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस विलिंगनेस है वो पर्सन की है नहीं है वो देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में लाइबिलिटीज़ देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस जब देते हैं तो वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन वो फिक्स है नहीं है, उसका लीगलिटी क्या है, ये सब कुछ हम लोगों को सेक्शन 51 से सेक्शन 58 तक उसके प्रोविजंस में देखना पड़ेगा। उसके बाद में आता है पेमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा, कंसिडरेशन आएगा। तो विदाउट कंसिडरेशन हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो उसके रिगार्डिंग भी क्या है हमारे पास में, वैसे कुछ प्रोविजंस है सेक्शन 59 और से लेकर सेक्शन 61 तक। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है हमें। कौन से कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सर्टेन प्रोविजंस दिए सेक्शन 62 से लेकर सेक्शन 67 तक। जैसे कि कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्टरेशन करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करता है, वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है परफॉर्म करना। उसके बाद में कोई भी पर्सन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट से हमको मुक्त करता है, कॉन्ट्रैक्ट के लाइबिलिटी से हमको फ्री कर देता है, वो टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम लोगों ने कैंसिल किया वो टाइम पे या हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिगनिंग से ही वॉइड है, जैसे कि हम लोगों ने अगर माइनर पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, अब कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन है और रिवोकेशन है, वो हम लोगों ने प्रॉपर मीन्स यूज़ नहीं किए हैं, वो टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा हमारा परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। या हम लोगों ने या प्रॉमिस ने क्या किया, निगलेक्ट किया, तो वो भी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की गरज नहीं है। उसके बाद में आते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 में क्या दिया है, कोई भी ऐसे पर्सन्स हैं, वो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी नहीं रहते हैं, वो रीजनेबली कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं।
तो वो पर्सन जब रिजेंबलिंगली विदाउट इंटेंशन, कुछ इंटेंशन है उनका कॉन्ट्रैक्ट में आने का, लेकिन वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास में प्रोविजंस दिए चैप्टर 5 में दिए। ओके, तो वो चैप्टर 5 क्या करना है आपको अच्छे से और याद ध्यान से आपको पढ़ना है, जहाँ पे जैसे कि फाइंडर ऑफ गुड्स है। ओके, फाइंडर ऑफ गुड्स भी वो इम्पोर्टेंट, फाइंडर ऑफ गुड्स में जो जिस पर्सन को हमारे गुड्स मिलते हैं उनका इंटेंशन रहता है कॉन्ट्रैक्ट में आने का, फिर भी उनके ऊपर में कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़ इम्पोज होती है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन है, वो आपको केयरफुली रीड करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद में आता है हमारा लास्ट चैप्टर्स, जो लास्ट चैप्टर में ऐसे दिया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हमारा कब ब्रीच होगा, कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, उसके रिगार्डिंग सर्टेन प्रोविजंस दिए। कब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल हो जाते हैं, उसके वो टाइम पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसके रिगार्डिंग क्या दिया, सर्टेन प्रोविजंस में सर्टेन ग्राउंड्स दिए कि ये ग्राउंड्स पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ब्रीच या ब्रेक हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो जो इनोसेंट पार्टी है, तो इनोसेंट पार्टी को हमको क्या करने पड़ेंगे, पेनाल्टीज भी देने पड़ेंगे। तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है, या कॉन्ट्रैक्ट कब हमारा कैंसिल होगा, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। ये हमको सेक्शन 73, 74 और 75 में अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ पे विद केस लॉज। तो ये होगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ओवरव्यू, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारे इतने सारे सेक्शंस हैं, तो वो सेक्शंस क्या करने पड़ेंगे आपको, याद से पढ़ने पड़ेंगे, और उसके रिगार्डिंग आपको इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगा, जो कि आपका लीगल नॉलेज भी बढ़ाता है और आपका ड्राफ्टिंग स्किल और एनालिटिकल स्किल भी इंक्रीज करता है। जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो एक इजी बेयर एक्ट पढ़ना। ओके, जैसे कि अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे सीपीसी का, सीआरपीसी का, आईपीसी का, तो वो क्या रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट बेयर एक्ट है। अगर आप किसी कोई न्यूली स्टूडेंट से, या कोई स्टूडेंट से जो एलएलबी कर रहा है, तो वो स्टूडेंट ने इजी बेयर एक्ट, जैसे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, फैमिली लॉ है, या हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये क्या है, इजी बेयर एक्ट है। अगर ऐसे बेयर एक्ट आप पढ़ोगे तो उसका इंटरप्रिटेशन आप अच्छी तरीके से कर पाओगे, और वही हैबिट आपको आगे जो कोर बेयर एक्ट है, हमारे कोर सब्जेक्ट्स है, वो पढ़ने के लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया रहेगा। उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी कमेंट्स है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और लास्ट में ये बोल रहा हूँ, अगर हो सके, अगर आपको ऐसे लगता है कि नए नए वीडियोस मैंने लाना चाहिए आपके लिए, तो मुझे मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन कहाँ से होगा, जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को आप लाइक करोगे, तो आपका फीडबैक मुझे मिलता जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच।